नगरी के इस सत्र में बात उत्तराखंड की होगी। वहां के बेरोजगार नौजवानों के साथ जिस तरह का भद्दा मजाक हो रहा है, जिस बेशर्मी के साथ भ्रष्टाचार कर रहा है सरकारी तंत्र, और उसके बाद जिस तरह के बयान दे रहा है गोया सारी सरकारी नौकरियां इन माननीयों के रिश्तेदारों के लिए ही संविधान के द्वारा आरक्षित की गई हों। हमें लगा कि इस पर विस्तार से बात करनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। हाल में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुए, इतिहास रचते हुए भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में लौटी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा से चुनाव हार गए, लेकिन फिर उपचुनाव में जीत गए और बीजेपी ने उनको कंटिन्यू किया। अब देखिए, ये जो पर्चा लीक का मामला है, जैसा हमारे साथी ने बताया कि एक में तो जिसकी जिम्मेदारी थी पर्चे की हिफाजत की, उसने पर्चा लीक किया, धन धान इकट्ठा कर लिया। जिस प्रिंटिंग प्रेस पर पिछले 7 साल से संदेह था वहीं पर्चा छपा, टेलीग्राम ऐप पे पर्चा। अब आपको लगेगा पर्चा लीक हो गया, अगर आप सीधे नहीं जुड़े हैं तो मैं आपको बताता हूं ये कितना महत्वपूर्ण है। सिर्फ एक यूके एसएससी पेपर लीक प्रकरण में 13 अलग अलग विभागों की भर्तियां थी। 2,50,000 कैंडिडेट्स ने, 2.5 लाख कैंडिडेट्स मतलब 2.5 लाख घर सीधे जुड़े हैं। उत्तराखंड में जनसंख्या का घनत्व तो सबको पता है। 1,60,000 कैंडिडेट एग्जाम देने आए। मजाक कर रहे हैं आप उन 1,60,000 कैंडिडेट्स के साथ। आप लोग मंच पर खड़े होते हैं, रैलियों में खड़े होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं युवाओं के नाम पर, और आपने उनके करियर और उनकी जिंदगी को एक तमाशे में तब्दील कर दिया है। और फिर जब आप सत्यनिष्ठा की, कर्तव्य निष्ठा की और निष्पक्षता की शपथ उठाते हैं, उसके बाद देखिए क्या भाजपा क्या कांग्रेस कैसे बेशर्म बयान है। विधानसभा में तदर्थ आधार पर नियुक्तियां होती हैं, नियुक्तियों के बारे में पूछा जाता है। प्रेमचंद अग्रवाल पिछले कार्यकाल में विधानसभा अध्यक्ष थे, अभी वित्त मंत्री हैं। वित्त मंत्री आते ही उनकी सैलरी का ऑर्डर निकलता है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, मंत्री रेखा आर्या, कांग्रेस के कार्यकाल में गोविंद कुंजवाल नाम है, गोविंद सिंह कुंजवाल का बयान सुनिए। मेरा बेटा बेरोजगार था, बहू बेरोजगार थी, दोनों पढ़े लिखे थे। अगर 150 से ज्यादा लोगों में मैंने अपने परिवार के 2 लोगों को नौकरी दे दी तो कौन सा पाप किया। मेरे कार्यकाल में कुल 158 लोगों को विधानसभा में तदर्थ नियुक्ति दी गई, 8 पद पहले से खाली थे। और फिर आगे क्या बोलते हैं कि हाँ, मैं स्वीकार करता हूं विधानसभा के 20 से 25 लोगों को नौकरी पर लगाया। इसके अलावा तमाम लोग भाजपा और कांग्रेस की सिफारिश पर रखे गए। विधानसभा अध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त है। विधानसभा अध्यक्ष को तदर्थ आधार पर नियुक्तियों का अधिकार है, पर उन नियुक्तियों का क्राइटेरिया क्या हो, पैरामीटर क्या हो। तो एक तरफ तो ये सारे सरकारी प्रतिनिधि बड़े फुर्तीले दिखते हैं तदर्थ नियुक्तियों में, और इनका मानवीय पक्ष जाग जाता है। रेखा आर्या पहले मना करती हैं अपनी चिट्ठी के बारे में, और फिर कहती हैं कि हम लोग तो इस तरह की सिफारिशें करते रहते हैं। हरीश रावत पहले कहते हैं कि गलत है, और अब जब गोविंद कुंजवाल का नाम आता है तो बोलते हैं अपने लोगों को भर्ती करके कोई हमने अपराध नहीं किया। पुष्कर सिंह धामी कहते हैं हमने एक्शन लिया है। ऋतु खंडूरी को चिट्ठी लिखकर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, पर खुद उनके स्टाफ के विनोद धामी पर आरोप लगता है। ओएसडी सत्यपाल रावत, पीआरओ नंदन बिष्ट, इनके रिश्तेदारों की भी नौकरी लगी। सतपाल महाराज के पीआरओ राजन रावत की नौकरी लगी। रेखा आर्या के पीआरओ गौरव गर्ग को रोजगार मिला। मदन कौशिक के पीआरओ अमित वर्मा को नियुक्ति मिली, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। इसके अलावा उत्तराखंड की सिविल सर्विसेज के और उत्तराखंड की आरएसएस के कई नेताओं के सगे संबंधियों को भी नियुक्ति मिली। पूरे राज्य में ये वायरल है। सुविधा शुल्क पर तो हम अलग से बात करेंगे। अभ्यर्थियों ने परीक्षा शुल्क दिया, परीक्षाएं ठीक से नहीं हुई, तो दोनों तरफ से लोग जुड़े हुए हैं। त्रिलोचन भट्ट जी, नया राज्य बना था इस उम्मीद के साथ कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आएगी और उनको भरपूर मौके मिलेंगे, पर मौकों के नाम पर सर ये क्या हो रहा है? मौकों के नाम पर सर बंदर बांट हो रही है दरअसल इस राज्य में जी। कल जब मैं ये बेरोजगार संघ का आंदोलन था, कल मैं भी वहां पे था, तो तमाम बच्चों से मैंने बात की, तो वो कहते हैं यार तो हम तो पढ़ते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन मार्क्स आते हैं बिल्कुल सामान्य से, और बाकी कुछ लोगों के इतने हाई फाई मार्क्स आते हैं, हम सोचते थे ये खाते क्या हैं, लेकिन अब पता चला ये खाते नहीं, ये खरीदते हैं पेपर को, खिलाते तो ये हैं। स्थितियां जी, ये खाते कुछ नहीं है, खाते वही है जो हम खाते हैं, लेकिन ये जो है पेपर खरीद के फिर पेपर देते हैं, बड़े हाई फाई नंबर इनके आ जाते हैं। अब इनके एक 2016 से यूके SSC के जो चेयरमैन थे एस राजू जी,
अभी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का एक बयान में देख रहा था कि हम एक ईमानदार अधिकारी को नहीं बचा पाए। वो कितने ईमानदार हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक टिप्पणी की थी। इनकी विश्वसनीयता को ही सुप्रीम कोर्ट ने संदिग्ध बताया था। दरअसल मामला उत्तराखंड पेयजल निगम में मैनेजिंग डायरेक्टर की भर्ती का था। तो उस भर्ती में इन्होंने एक ऐसे कैंडिडेट को खड़ा किया जिनके खिलाफ चार्जशीट थी, लेकिन वो चार्जशीट सिलेक्शन कमेटी के सामने नहीं रखी गई, नियमानुसार ये रखी जानी चाहिए थी। तो कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट में गए इसके खिलाफ, तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी। इसके बावजूद 2016 में ये आयोग के चेयरमैन बने और अभी तक ये बने हुए थे। अभी हाल में जब ये मामला सामने आया है उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दिया है ईमानदार बनने के लिए। तो ये तो रही इनकी बात। अब चलते हैं विधानसभा की ओर। दो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल जी और प्रेमचंद अग्रवाल जी बड़ी उससे एक कांग्रेस के एक भाजपा के, जी दोनों अलग अलग पार्टियों में देख लीजिए आप। तो इन्होंने बड़ी बेशर्मी, मैं कहूंगा बड़ी बेशर्मी से बयान दिया है कि ये हमारा अपने विशेषाधिकार के तहत हमने भर्तियां की हैं। भाई वो विशेषाधिकार कहां लिखा हुआ है? नियमावली में कोई विशेषाधिकार नहीं है। नियमावली इनकी उत्तराखंड विधानसभा की नियुक्तियों की 2011 तक यूपी के हिसाब से चलती थी। 2011 में इन्होंने अपनी बनाई। यूपी में मुख्य सचिव से लेकर, विधानसभा के मुख्य सचिव से लेकर और स्वीपर तक की भर्ती के बाकायदा नियम है, लेकिन यहाँ कोई नियम नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई कानून नहीं है। जिसकी मर्जी आई, जो अपने अपने हैं उनको इन्होंने भर्ती कर लिया। तो ये स्थिति यहाँ पे फिलहाल है जी। और हाँ, एक जो है जो पेपर लीक मामले में एक सबसे बड़ा, ये जैसे भाई साहब ने कहा था, अजीत जी ने हाकम सिंह को पकड़ा है। ये हाकम सिंह जो है जिला पंचायत सदस्य है, लेकिन हमें लगता है आज भी हम कहते हैं ये एक छोटा सा शतरंज का मोहरा है। ये बड़े बड़े खिलाड़ी कहाँ हैं उनके पकड़िए। और एक और इसमें चीज नहीं आई है कि इन्होंने अंत में कह दिया कि इसका मास्टरमाइंड कोई सादिक मूसा है। सादिक मूसा कहाँ है, कौन है? कह रहे हैं उसको तो किसी ने देखा नहीं है। तो इस तरह से हमें लगता है ये जो जांच चल रही थी, एसटीएफ जो जांच कर रही थी, उसको भी भटकाने की कोशिश की गई है। और ये विधानसभा वाले मामले में न सिर्फ नेताओं के लोग लगे हैं, बल्कि अधिकारियों के भी लगे हैं, ब्यूरोक्रेट्स के लगे हैं और पत्रकारों के आदमी भी लगे हैं। अभी एक किस्सा मैं आपको बताना चाहूंगा। किसी पत्रकार बोल सकता, अभी है ना टाइम सर? जी, अरे बताइए, खुल के बताइए। अभी एक पत्रकार साथी ने, जब इन पत्रकारों के नाम सोशल मीडिया पे आए, 5-6-7 पत्रकारों के नाम, किसी ने अपने भाई को लगाया, किसी ने अपनी पत्नी को लगाया, तो एक पत्रकार साथी ने फेसबुक पोस्ट लिखी, इन लोगों के नाम लिखे और इन्होंने ये लिखा था कि भाई ऐसे में जो है जब ये नाम आ रहे हैं तो हम जैसे पत्रकारों को भी लोग शक की नजर से देखते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये पत्रकार साथी स्पष्टीकरण देंगे। उम्मीद है इन्होंने ऐसा नहीं किया होगा। लेकिन उन पत्रकार महोदय ने जिन्होंने ये पोस्ट लिखी थी, 2 गलतियां हुई हल्की सी। एक पत्रकार ने उन्होंने लिखा इन्होंने अपनी पत्नी को लगाया, तो वो पत्रकार इन पे भड़क गई, मेरी पत्नी तो घर में काम करती है, ये है सो है। पता किया तो इन्होंने पत्नी को नहीं भाई को लगाया था। इतना अंतर था। इसी अंतर पे वो ईमानदार बनने लगे। एक और पत्रकार का नाम गलती से आ गया था, वो था नहीं, नाम का भ्रम हो गया था, वो कोई और नाम था, वो गैर पत्रकार था, लेकिन इन्होंने सोचा वो पत्रकार है तो उसका नाम लिखा गलती से। तो उन्होंने बाकायदा फिर से पोस्ट लिखे, उनका नाम हटा के माफी भी मांगी। लेकिन ये जो जिन्होंने लोग लगाए थे अपने, उन्होंने वो जो नहीं था उसके कंधे पे बंदूक रख के एफआईआर दर्ज करवाई फेसबुक पोस्ट लिखने वाले पत्रकार के खिलाफ। और बाकायदा, अब इसमें कोई मेरे समझ से ऐसी कोई बात तो बनती नहीं थी एफआईआर वाली थी, तो थाने में दबाव डला के उन पत्रकार साथी से वो पोस्ट डिलीट करवाई, थाने में बुला के। तो ये स्थितियां, ये ईमानदारी है यहाँ पे पत्रकारों की भी। जी थैंक यू इसको पॉइंट आउट करने के लिए, क्योंकि कुछ पत्रकारों की वजह से पूरी पत्रकार बिरादरी का नाम खराब हो, ये भी ठीक नहीं है। अब मैं चलता हूं अपने पत्रकार मित्र हिमांशु के पास, जिन्होंने देहरादून जाकर इंडिया टुडे मैगजीन के मौजूदा अंक के लिए विस्तार से इस मामले पर रिपोर्ट की। हिमांशु, सबसे पहले तो ये बताइए कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, जिन्हें ये जांच सौंपी गई है, व्यक्तिगत रूप से वो बहुत ईमानदार नेता मानी जाती है। उनके पिता जनरल बीसी खंडूरी भी बहुत ईमानदार नेता माने जाते हैं। तो कई लोग कहते हैं ईमानदार और सख्त थे, इसीलिए सफल नहीं हो पाए बहुत उत्तराखंड की राजनीति में। रितु खंडूरी ने और आपकी प्रदेश के डीजीपी से भी बात हुई है, प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी बात हुई, इन सब ने क्या आश्वासन दिया है और आपको अपनी जांच में क्या पता चला? सबसे पहले तो रितु खंडूरी से ही बात शुरू करते हैं। जब ये मामला बढ़ा काफ़ी तेज़ी से, तो मुख्यमंत्री ने एक पत्र लिखा और उसके बाद रितु खंडूरी ने एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है जांच के लिए। जी।
अब उस 3 सदस्यीय कमेटी को लेकर के भी बहुत तरह की बातें आ रही हैं। उसमें 3 रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, एक हैं डीके कोटिया, दूसरे एसएस रावत और तीसरे अवनेंद्र सिंह नयाल। ये तीनों रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जो हैं वो कभी ना कभी उनके पिता मतलब भुवन चंद्र खंडूरी के ऑफिस में सर्व कर चुके हैं। डीके कोटियाल प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनके, एसएस रावत सेक्रेटरी थे, अवनेंद्र सिंह नयाल कुमाऊं के कमिश्नर थे और उनको भी करीबी माना जाता था भुवन चंद्र खंडूरी का। तो एक बीजेपी के अंदर जब कई लोगों से मैंने बात की तो एक बात ये भी आ रही है कि कहीं ना कहीं रितु खंडूरी ने अपने पिता के विश्वस्त आईएएस ऑफिसर्स की कमेटी बना के वो एक पॉलिटिकल मैसेज देना चाहती हैं और इसमें अगर कुछ गड़बड़ी निकलती है जिसकी कि बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें दिख रही हैं मोटे तौर पे कि काफ़ी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, तो एक पॉलिटिकल माइलेज भी इसका लेना चाहती हैं। उनका साफ कहना था कि अगर कोई गलत तरीके से आया है तो उसको जाना होगा, उसके लिए विधानसभा में कोई जगह नहीं होगी और मैं बिल्कुल सर्जिकल अप्रोच के साथ काम कर रही हूँ। मैंने उनसे मोरालिटी का सवाल पूछा तो उस पर जवाब देने से बच गए कि मेरे लिए मोरालिटी का इशू नहीं है, ये इशू ये है कि अगर गलत हुआ है तो उसको सर्जिकल तरीके से हमको निपटना है उससे। मुख्यमंत्री से बात हुई, मुख्यमंत्री से यूकेएसएससी के मामले में और सारे जो जांच चल रहे हैं उन सारे विषयों पे बात की, विधानसभा वाले विषय पे भी बात की। उनका भी यही कहना था कि हम इस बार इसको एक नज़ीर बनाएंगे, इसको एक मिसाल बनाएंगे ताकि आगे से कोई हमारी भर्ती परीक्षाओं में धांधली की कोशिश ना कर सके, ऐसा कुछ आगे ना हो सके। डीजीपी का कहना था कि विधानसभा का इशू हमारे परव्यू में नहीं है, लेकिन हम जांच कर रहे हैं यूके SSSC का और 3-4 मामलों की जांच हो रही है। दरोगा भर्ती परीक्षा का उल्लेख हुआ, अभी वीडियो VPDO भर्ती का हुआ, सचिवालय रक्षक भर्ती का हुआ, न्यायिक सेवा में जूनियर सहायक भर्ती किए गए हैं उनकी जांच का विषय आया। तो इन सारे भर्तियों में डीजीपी का ये कहना था कि हमने 40 दिनों में 34 गिरफ्तारियां की हैं, तो हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है इसमें। लेकिन ये जो बात बार बार आई, हमारे से पहले के भी लोगों ने कहा कि अभी जो लोग पकड़े गए हैं वो कहीं ना कहीं उनको छोटी मछली माना जा रहा है इस पूरे खेल में। बड़े नाम कौन से हैं, उनके पॉलिटिकल आका कौन से हैं, अभी उन तक जाँच नहीं जा रही है। कुछ लोग एसटीएफ की तेजी को कांग्रेस की तरफ से सीबीआई जांच की मांग को भी एट्रीब्यूट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बेरोजगार संघ और कांग्रेस की ओर से सीबीआई जांच की मांग हो रही है, तो कहीं ये लग रहा है कि सेंटर के पास ये जांच ना चली जाए, इसलिए एसटीएफ बहुत तेजी से काम कर रही है और इसमें बहुत कई गिरफ्तारियां हो रही हैं। हैरानी की बात यह है कि आपको ऐसी ऐसी कहानियां मिलेंगी इसमें यूके SSSC के मामले में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बताइए जरा दर्शकों को विस्तार से। जैसे हाकम सिंह का नाम आया, कई बार आया हाकम सिंह का नाम। पंचायत सदस्य भाजपा नेता हाकम सिंह भाग गए थे, फिर गिरफ्तार हुए बॉर्डर पे। जी, हाकम सिंह की कहानी ये है कि ये उत्तरकाशी के रहने वाले हैं। उत्तरकाशी में कुक से इनकी शुरुआत होती है, एक डीएम साहब के कुक होते थे और बाद में जब वो हरिद्वार आए तो इनको अपने साथ ले आए, फिर उनकी गाड़ी चलाने लगे, ड्राइवर हो गए ये। और हरिद्वार में आके ही ऐसा कहा जाता है कि इनका जो यूपी में जो नकल का गैंग था उनसे परिचय हुआ और उसके थ्रू उत्तराखंड में भी नकल का एक सिस्टम बने, उसमें ये शामिल हो गए और आज इनके पास एक लग्जरी रिसोर्ट है उत्तरकाशी में, काफ़ी बेतहासा संपत्ति है इनके पास। और जो लग्जरी रिसोर्ट है उसके बारे में ये कहा जाता है कि उत्तराखंड के ही नहीं बल्कि राज्य के बाहर के भी मतलब बड़े बड़े जो लोग हैं उनकी आवभगत वहाँ पे की जाती है, वो आते हैं वहाँ पे। इसी तरह से दूसरे कैरेक्टर केंद्रपाल हैं, ये उत्तर प्रदेश के धामपुर के रहने वाले हैं। केंद्रपाल ऑटो ड्राइवर थे और उसके बाद इनकी एक कपड़े की दुकान पे काम करने लगे। फिर इनकी हाकम सिंह से मुलाकात होती है 2012 में हरिद्वार के अंदर और वहाँ से फिर ये नकल माफिया गैंग से जुड़ते हैं और फिर उसके बाद भी केंद्रपाल सिंह के पास बेतहाशा संपत्ति है। तीसरा कैरेक्टर है चंदन मनराल, ये बस कंडक्टर थे। बस में कंडक्टर का काम करते करते इन्होंने एक बस खरीदी, फिर बसों की लाइन लग गई और सबसे ज़्यादा जिसके बारे में बताया जाता है कि नेटवर्थ जिसका सबसे ज़्यादा 100 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति है वो चंदन मनराल हैं। तो इस तरह के लोग हैं जो इस पूरे भर्ती घोटाले को जिन लोगों ने अंजाम दिया है और जिनके पास काफ़ी पैसे और काफ़ी चीज़ें जोड़ी हैं, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब थोड़ा सा फिर वापस मैं लौटता हूँ विधानसभा वाले विषय पे कि वहाँ पे अभी पहले भी बात हुई कि किसी भी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष रहे हों, सब ने मनमर्जी चलाई है। उसमें एक फैक्ट ये है कि जिस विधानसभा के लिए उत्तराखंड में 70 लोगों की विधानसभा है, 70 विधायक होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा कर्मचारी यहाँ पे हैं। उत्तर प्रदेश 403 सदस्यों की विधानसभा है और वहाँ पे करीब 500 कर्मचारी हैं और उत्तराखंड में करीब 550 कर्मचारी हैं। 70 पे? जी, 70 पे 550। 403 पे 500 लगभग, यहाँ 70 पे 550। काम ज्यादा करते होंगे माननीय विधायक उत्तराखंड में, इसलिए उनको ज्यादा सहयोगियों की जरूरत पड़ती होगी। दिन रात चिंता तो रहते होंगे
उत्तराखंड के नौजवानों के भविष्य के लिए, कैसे उनको रोजगार का अधिकार मिले, कैसे उनकी भर्तियां फूल प्रूफ हो, समय से भर्ती हो, भर्ती में किसी किस्म की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए माननीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष दिन रात बहुत मेहनत करते होंगे, इसलिए कर्मचारी अतिरिक्त चाहिए होंगे। मतलब अगर औसत निकालें तो एक विधायक पे 8 कर्मचारी हैं उत्तराखंड विधानसभा के अंदर। और विधानसभा का परफॉर्मेंस देखिए, कितने दिन विधानसभा काम करती है। ये मैंने 5 साल का आंकड़ा निकाला है, तो 2018 में उत्तराखंड विधानसभा मात्र 18 दिन चला है। 2018 में 14 दिन का है पूरा, 2019 में 18 दिन, 2020 में 12 दिन, 2021 में 11 दिन और 2022 में अभी तक 6 दिन। तो ये स्थिति है विधानसभा की, जिसके लिए इतने बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की जा रही है। इनको लग रहा होगा दफ्तर जाने के बजाय अपनी प्रोडक्टिविटी को घर पे ही रख के करें, विधानसभा जाना गैर जरूरी लग रहा होगा सम्मानियों को। उसमें एक और रोचक जानकारी जो है, रोचक तो मैं क्या ही कहूँ, बहुत ऐसे तो दुखद ही है, लेकिन विधानसभा के सचिव थे मुकेश कुमार सिंघल जी, जिनको अभी रितु खंडूरी ने छुट्टी पे भेजा है, जिनके ऑफिस सील की और जिन पे जांच चल रही है। अब इनकी भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये भी एडहॉक आए थे, इनकी नियुक्ति हुई थी रिसर्च ऑफिसर के तौर पे। 2004 में इनकी नियुक्ति हुई थी। उस समय ये एनडी तिवारी के करीब माने जाते थे, उस समय के कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे। रिसर्च ऑफिसर के बाद ये उसी में उप सचिव हुए। फिर उसके बाद रिसर्च कार्डर में इनका कोई पोस्ट नहीं बचा, वो सबसे ऊंची पोस्ट थी रिसर्च कार्डर के अंदर। तो फिर इन्होंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में अपना ट्रांसफर करवाया और ज्वाइंट सेक्रेटरी बने। अब ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने के बाद क्या होता है कि एक बार उत्तराखंड में ऐसा प्रावधान है कि पूरे करियर में कोई भी ऑफिसर, एक शिथिलीकरण का प्रावधान है कि उसको थोड़ा सा नियम की अनदेखी करके एक प्रमोशन मिल जाता है। फिर ये एडिशनल सेक्रेटरी हो गए। इसी बीच में क्या हुआ कि जो विधानसभा सचिव थे पहले, वो रिटायर हो गए। अब एडिशनल सेक्रेटरी जब ये हुए तो एडिशनल सेक्रेटरी होते ही इनकी पात्रता हो गई सेक्रेटरी बनने की। फिर प्रेमचंद अग्रवाल ने इनको सेक्रेटरी बना दिया। तो इस तरीके से देखें तो कि एडहॉक कर्मचारी एक आता है और उसका बढ़ते 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 आईएएस के रैंक तक पहुंच जाता है, और सेक्रेटरी के पोस्ट तक पहुंचने में जो 3 प्रमोशन आखिरी के हुए इनके, वो 2 महीने के अंदर हुए। तो पूरी तरीके से बंदरबाट, कोई नियम कानून नहीं, कोई कुछ नहीं, जैसे जिसकी मनमर्जी चल रही है। एक सादे कागज पे एप्लीकेशन लिख के नियुक्तियां हो रही हैं। और उन चिट्ठियों को आप पढ़ेंगे जो आवेदन दिए जाते थे, तो उसमें लाइन होता था, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि आपके यहाँ ये पद खाली है, तो आप हमको उस पर नियुक्त करने की कृपा करें। और उस पर एक लाइन की टिप्पणी होती थी सेक्रेटरी की कि फलाने पद पे इनकी तदर्थ नियुक्ति करें। कोई डेट नहीं, कोई कुछ नहीं, और नियुक्ति हो जाती है वहां पे। अभी विशेषाधिकार की बात आई कि विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार है, लेकिन विशेषाधिकार की जब भी हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें एक सर्टेन जो है उसमें चेक्स एंड बैलेंसेज होते हैं। मैंने यही सवाल पूछा रितु खंडूरी से कि विशेषाधिकार की बात आ रही है। उन्होंने भी कहा कि ठीक है, कुछ स्पेशल पावर्स हैं स्पीकर के, लेकिन सारे स्पेशल पावर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ये है कि हमको सबको बराबरी का अधिकार देना चाहिए नियुक्ति के मामले में। अगर वो नहीं हुआ है तो उस विशेषाधिकार का कोई मतलब नहीं है। सारे विशेषाधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में है। तो ये मोटे तौर पे ये कहानी है इस पूरे उत्तराखंड विधानसभा भर्ती की और उत्तराखंड में कर्मचारी भर्ती की, पूरा बंदरबाट है। अजीत सिंह जी, आखिरी टिप्पणी, 2 मिनट बाकी है हमारे पास। क्या है अब आगे का रास्ता? नौजवान सड़कों पर है, सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, न्याय कब मिलेगा छात्रों को? क्या उम्मीद लगती है? देखिए, बड़ा संघर्ष अभी बहुत उनके आगे है, क्योंकि 2 चीजें बड़ी मुश्किल हैं। एक तो यहाँ जो दोनों राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं इसमें लिप्त है, तो जो जिस किस्म का विपक्ष से प्रेशर बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है उसमें। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, जो पिछले 20 साल में राज्य बनने के बाद जो करप्शन हुआ है वो सिर्फ भर्तियों तक सीमित नहीं है। ये मामला केवल भर्तियों का नहीं है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी डिपार्टमेंट की क्या स्थिति होगी। तो जो ओवरऑल करप्शन है, और जो दावा ये था चुनाव में, इस पिछले चुनाव में भी दावा ये था कि अगर केंद्र में बीजेपी रहेगी और राज्य में भी बीजेपी रहेगी, डबल इंजन की सरकार, इसको डबल इंजन सरकार है, अच्छा काम करती है। तो ये मिथ टूट गया है। अब सवाल ये है, और जो छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे, उनमें इतनी निराशा है इसको लेके, क्योंकि एजुकेशन को माना जाता है कि अगर आप एजुकेशन एक जरिया है आगे बढ़ने का जी, तो वो एक बहुत भारी निराशा है। जिस लग रहा है कि नौकरियां सारी बिक रही है, ये स्थापित हो चुका है, और एक के बाद एक जिस तरह से खुलासे हुए हैं। तो अब इसमें आगे का रास्ता ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा कदम, ये कैसे रुकेगी? आप सोचिए, माना जाता है कि ऑनलाइन जो परीक्षा होती है वो फिजिकल जो परीक्षा है, जो
एक साथ जो ट्रेडिशनल तरीका है एग्जाम कराने का उससे बेहतर है। यहां वन दरोगा की परीक्षा ऑनलाइन हुई थी, उसमें भी धांधली हो गई है। उसमें जिस कोई ठेका दिया था जिस कंपनी को, उसने खुद ही पेपर लीक कर दिए। ये मतलब जो ई गवर्नेंस के जरिए लीकेज रोकने की बात की जाती है। जी हिमांशु, बहुत इंटरेस्टिंग बात है वन दरोगा वाली ऑनलाइन में जो बात चल रही है उसमें ये मामला कैसे सामने आया। मेरी डीजीपी से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि माउस क्लिक का एनालिसिस किया गया, उसमें कई चीजें निकली कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका पहले के 15 मिनट में ही वो पूरे 100 के 100 क्वेश्चन कर दिए उन्होंने। इतनी अद्भुत मेधा के धनी। 100 क्लिक और एग्जैक्ट 100 क्लिक। आप अगर किसी भी ऑनलाइन एग्जाम में बैठते हैं तो कई बार आप आंसर चेंज करते हैं, कई क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं, फिर वापस आते हैं उसको करने के लिए, तो नॉर्मली क्लिक्स के नंबर ज्यादा होते हैं। फिर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे मिले जो 1.5 घंटे तक उनका एक भी क्लिक नहीं है, एक भी सवाल नहीं किया है, और आखिरी के आधे घंटे में उनके सारे सवाल हो जाते हैं। तो ये भी एक देखा गया कि माउस क्लिक के एनालिसिस से कि मतलब ये सीधे सीधे धांधली का संकेत है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यूके ट्रिपल एससी वाले मामले में, उसमें जो टॉपर हैं उनका उन्होंने कुछ दिन पहले मतलब 4 दिसंबर 2021 को यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम हुआ है, उसके कुछ दिन पहले 31 अक्टूबर को इंटर लेवल का एक एग्जाम हुआ था। उसमें उनके 100 में नंबर आए थे 32, और उसके 35 दिन बाद ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है, उसमें उनके नंबर आए 92। वाह, अद्भुत, तो अविश्वसनीय। ये जो है वो ये सब चीजें भी है, टेक्नोलॉजी के नाम पे ये सब चीजें भी चल रही हैं, ई गवर्नेंस के नाम पे, पारदर्शिता के नाम पे। जी, हमने उत्तराखंड की स्थिति के बारे में विस्तार से उदाहरण समेत इसलिए बताया क्योंकि लाखों छात्रों का मामला है। मीडिया में, सोशल मीडिया में, राष्ट्रीय राजनीति में इसकी जिस तरह की धमक होनी चाहिए दुर्भाग्य से नहीं है। जब तक हम और आप जागेंगे नहीं, नौजवानों से जुड़े मसलों पर बात नहीं करेंगे, और मतलब हम किस चीज का इंतजार करते हैं कि नौजवान सड़क पर उतरें, उग्र प्रदर्शन करें? क्यों इस तरह का इंतजार करना है? क्यों इनकी हकमारी हो रही है? ये बड़ा सवाल है जो हमारे और आपके ऊपर भी है, क्योंकि हमारे जो भी नेता हैं, जिस भी राजनीतिक दल के, वो हमसे और आपसे शक्ति पाते हैं, इसलिए इनकी जवाबदेही भी हमारे और आपके प्रति। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।